हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ ए कार्बन प्रॉब्लम। हेडिंग का सीधा सीधा मतलब है कि इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है उसमें जो प्रॉब्लम है वो है कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम। ठीक है, जो कार्बन एमिट होता है तो उसमें क्या है, मेजर कार्बन की प्रॉब्लम है, कोयले की प्रॉब्लम है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो पूरा आर्टिकल जो है मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो जिन बच्चों को भी द हिंदू पढ़ने में दिक्कत होती है वो मेरे रेगुलर सेशंस देखा करो, और पुराने भी जो मेरे सेशंस हैं पिछले 1 महीने के उन वो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, तो उनको भी आप लोग जाके देखना। एक बार आप मेरे से इस आर्टिकल को पढ़ लो, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। डेली जो मेरा वीडियो है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड होता है। अगर उस टाइम पे अपलोड नहीं होता है तो थोड़ी लेट आता है, लेकिन अपलोड जो है वो डेली होता है। तो एक बार आप मेरे से पढ़ लो, टेलीग्राम पे इसको जाके खुद से पढ़ना। वहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं आपको लिए हाईलाइट करके रखता हूँ। तो आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चल रहा है, क्या कार्बन प्रॉब्लम आ रही है, क्या नए लॉज आए हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सेशंस होते हैं ना, आपको एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और आपको नॉलेजेबल बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग इनको कॉन्टीन्यूसली फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट लॉ द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हैज़ स्पॉक्ड इंडिया। अब ये स्पॉक्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डराना, मतलब किसी चीज़ से डर जाना। तो जो यूरोपियन यूनियन का नया जो क्लाइमेट लॉ आया है जिसका नाम है CBAM, मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब ये मेन लॉ है, नया लॉ नहीं है लेकिन मेन लॉ है यूरोपियन यूनियन का। इसने इंडिया को स्पोक्ड किया है। स्पोक्ड का मतलब क्या होता है? मतलब इंडिया को जो है वो डराया है, काफ़ी इंडिया जो है इससे घबरा गया है। न्यू दिल्ली fears that CBAM will cripple the export of its carbon intensive product to the European Union। कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, वो हो गए कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो न्यू दिल्ली इंडिया किस लिए डरा हुआ है? इंडिया को क्या डर लग रहा है कि जो CBAM है ना ये क्रिपल करेगा। क्रिपल का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब इफ़ेक्ट करेगा, डिसेबल करेगा, कम करेगा जो इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया के कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, उसके बाद क्या है? वाइल इंडियाज एक्सपोर्ट्स में बी लिमिटेड टू एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील and affect only 1.8% of its total exports to the European Union, India has reportedly decried CBAM as being protectionist and discriminatory। हालांकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो मतलब आप उसको लिमिटेड मान सकते हो। मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है वो ज़्यादातर एल्युमिनियम का करती है, आयरन का करती है, स्टील का करती है, और इससे इंडिया को सिर्फ 1.8% जितना इंडिया एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन में, सिर्फ इतना ही इंडिया का जो है वो अफेक्ट पड़ेगा। कितना? 1.8%। लेकिन इंडिया ने रिपोर्टेडली क्या किया है? डिक्राइड किया है। डिक्राइड का मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी चीज़ की निंदा करना। तो इंडिया ने निंदा की है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, और उसको बताया है कि ये जो CBAM है ना, ये जो लॉ है उनका, वो क्या है? एक प्रोटेक्शनिस्ट है। प्रोटेक्शनिस्ट का मीनिंग क्या होता है ना, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है जब बाहर की कंट्री से कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो अपनी कंट्री में, तो क्या करना? उस पर ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब और कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे क्या हो, जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मतलब जो आपके घर की जो इंडस्ट्री है आपकी कंट्री की, वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, मतलब उनके प्राइजेज़ जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो कम ना हो, मतलब ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए ना प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसी अपनाई जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ करो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो दाम हैं, जो बाहर से जो प्रोडक्ट बनते हैं या इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो उनके दाम अगर कम होंगे तो किसके प्रोडक्ट लोगे आप? बाहर की कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वही लोगे ना, क्योंकि उनका प्राइस कम है तो आप वही लोगे। तो उस प्राइस को मैनेज करने के लिए इंडिया क्या करेगा? इंडिया क्या करेगा? उनके जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे क्या करेगा? टैक्स लगा देगा। टैक्स मतलब टैरिफ्स लगा देगा, इंपोर्ट टैक्स लगा देगा। तो उससे क्या होगा? उनके जो प्रोडक्ट की कास्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा? हमारी जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, ये क्या रहेगी? प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है?
देयर इज़ ऑल्सो ए टॉक ऑफ चैलेंज, सारा काम खराब हो रही। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ ऑल्सो ए टॉक ऑफ चैलेंजिंग दी CBAM एट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। मतलब इस बात की भी चर्चा चल रही है कि ये जो CBAM है ना, ये जो लॉ आया है यूरोपियन यूनियन का, इसको हम लोग क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, जो बच्चा भी रेगुलर सेशंस देखता है ना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में आती हैं, तो इनको आपको साथ साथ में याद कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ 1995 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ भी आती हैं बहुत सारी, ठीक है, और इसमें जो हमारा UN है उसकी कंट्रीज़ भी आती हैं, हांगकांग वगैरह भी आती हैं। तो इसमें टोटल मिला के 164 कंट्रीज़ हैं। 1995 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। क्या करने के लिए, ताकि ट्रेड जो है ना, ईज़ ऑफ ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब ट्रेड को आसान बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। तो उसकी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है। डिस्प्यूट मतलब जो झगड़े होते हैं उनको रोकने के लिए ट्रेड में, उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है। और इस बात की चर्चा चल रही है कि इसको चैलेंज किया जाएगा वहाँ पे। दिस डिबेट ब्रिंग्स टू दी फोरफ्रंट द इंटरलिंकेजेस बिटवीन ट्रेड एंड द इन्वायरमेंट। तो ये जो डिबेट चल रही है ना, ये क्या कर रही है, ब्रिंग्स टू दी फोरफ्रंट। फोरफ्रंट होता है मतलब आगे लाना किसी चीज़ को। तो ये किस चीज़ को हमें आगे ला रही है, जो इंटरलिंकेजेस हैं, मतलब जो कनेक्शन है ट्रेड के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। While the international trade regime allows country to adopt unilateral measure for safeguarding the environment protection should not become a smoke screen for trade protectionism। तो हालांकि जो इंटरनेशनल ट्रेड रिजाइम है, रिजाइम मतलब जो रूल है, जो राज्य है, मतलब सॉरी जो शासन होता है, रिजाइम को मतलब आप लोग रूल मान सकते हो। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल है ना, वो एलो करता है कंट्री को कि वो यूनिलैटरल मेजर अपनाए, मतलब इकलौते मतलब खुद ऐसे तरीके अपनाए सेफ गार्डिंग, मतलब सेफ करने के लिए किसको, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन शुड नॉट बिकम ए स्मोक स्क्रीन फॉर ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है ना, ये कोई स्मोक स्क्रीन का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है समथिंग विच यू से और डू टू कन्फ्यूज़ और ट्रिक अदर। मतलब कोई ऐसी चीज़ करना दूसरों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, ट्रिक करने के लिए, मतलब धोखाधड़ी एक किस्म से थोड़ा ट्रिक करने के लिए। तो ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है ना, ये एक स्मोक स्क्रीन नहीं बनना चाहिए। मतलब दूसरे लोगों के लिए एक धोखा वाला या किसी को धोखा देने की बात नहीं होनी चाहिए अपने ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के लिए, मतलब अपनी मार्केट को बचाने के लिए। दूसरों के ऊपर जो है ये मतलब ये बोल देना कि हम लोग जो है वो क्लाइमेट के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस CBAM नीड्स टू बी व्यूड फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट। तो जो CBAM है ना, उसको हमें इसी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है इसी पॉइंट से हमें इसको देखना चाहिए, इसी नज़रिए से हमें इसको देखना चाहिए, ना कि इसे हमें जो है वो प्रोटेक्शनिज्म के लिए यूज़ करना चाहिए, मतलब अपनी कंट्री को ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करना चाहिए। किसको, कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, उसके चक्कर में आप लोग जो है वो ट्रेड को, जो इंटरनेशनल ट्रेड है दूसरी कंट्री के, उसको जो है वो चेंज करो या उसके लिए कोई सख्त लॉ बनाओ और हवाला दो कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे CBAM के बारे में। इन 2005 द यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नोन एज एमिशन ट्रेड सिस्टम। 2005 में यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट की थी एक पॉलिसी और इसको नाम दिया था एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। नाउ इन इट्स फोर्थ स्टेज द ETS इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म दैट एम्स एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस emission by allowing bodies emitting greenhouse to buy and sell the emission amongst themselves। तो अभी ये जो बॉडी है ये अपनी फोर्थ स्टेज में है और ETS अभी ये क्या है, इज़ ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, मतलब मार्केट को यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म होता है मतलब किसी कोई तरीका काम करने का, तो अभी मार्केट को यूज़ किया जाता है। ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बन गया है, मतलब मार्केट को यूज़ करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का तरीका बन गया है, जिसका एम है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, उसके एमिशन को जो निकलता है उसको रिड्यूस करना। कैसे, बाय अलोइंग बॉडी एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो बॉडीज़ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं उनको अलो करना कि आप लोग जो है ना टू बाय एंड सेल दिस एमिशंस। मतलब अभी देखो गवर्नमेंट क्या करती है, परमिट करती है कि आप लोग इतना एमिशन कर सकते हो किसी इंडस्ट्री को। तो सपोज करो उसने थोड़ा सा कम एमिट किया, तो वो क्या कर सकती है, जितना उसके पास बचा है वो दूसरी कंट्री को सेल कर सकती है, मतलब बेच सकती है और दूसरी कंट्री से खरीद भी सकती है। तो इन्होंने यही बोला, एक ये लॉ बनाया अपनी फोर्थ स्टेज में कि आप लोग एक दूसरे से जो एमिट परमिट है, मतलब कितना आप लोग एमिशन कर सकते हो, एक दूसरे से खरीद और बेच सकते हो।
However, the European Union's concern is that while it has mechanism for its domestic industries, emissions embedded in products imported from other countries may not be priced in a similar way due to lack of stringent policies or due to less stringent policies in those countries. हालांकि यूरोपियन यूनियन का कंसर्न मतलब चिंता इस बात की है कि उस वाइल इट हैज़ ए मैकेनिज्म फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब उसने अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए तो लॉ बनाया हुआ है, एक तरीका बनाया हुआ है, लेकिन अम्बिशन एम्बेडेड इन प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, लेकिन जो अम्बिशन उन प्रोडक्ट्स से निकलता है जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं मे नॉट बी प्राइज्ड इन ए सिमिलर वे, लेकिन उनके ऊपर हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया है, कोई ऐसी रोक नहीं लगाई है ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रिंगेंट पॉलिसी। स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है कठोर पॉलिसी की कमी की वजह से, क्योंकि वो पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है, या फिर जो लेस स्ट्रिंगेंट पॉलिसीज़ इन दोज कंट्री, मतलब उन कंट्रीज़ में भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। दिस द यूरोपियन यूनियन वरीज वुड पुट इट इंडस्ट्रीज एट ए डिसएडवांटेज, और यूरोपियन यूनियन का ये मानना है, मतलब उसकी ये जो चिंता है ना, वो क्या करेगी, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है ना उसको डिसएडवांटेज देगी, मतलब कम फ़ायदा देगी। टू टैकल दिस द इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन हैड सो फॉर बीन रिसीविंग फ्री अलाउंसेस और परमिट्स अंडर द ETS। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए कि उनकी जो खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान ना हो, जो इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं मतलब जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने अभी तक क्या किया है, उनको फ्री अलाउंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको फ्री मतलब थोड़ा बहुत जो है वो कंसेशन पैसा मिल रहा है और फ्री परमिशन मिल रही है ETS के अंदर में। फर्दर मोर द यूरोपियन यूनियन आल्सो एप्रीहेंड्स द फिनोमिनॉन ऑफ कार्बन लीकेज। तो जो कार्बन लीकेज होती है, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, उसको भी एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को सीज़ करना, ठीक है। तो जो कार्बन लीकेज होती है उसको भी उसने क्या किया है, एप्रीहेंड किया है, मतलब सीज़ किया है, उसके ऊपर भी रोक लगाई है। दैट दिस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ETS, और ये किसके थ्रू किया है, ETS की, मतलब ETS को यूज़ करके जो लॉ बनाया हुआ है। यूरोपियन फर्म्स ऑपरेटिंग, जो यूरोपियन फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं कहाँ पे, इन कार्बन इंडस्ट्री इंटेंसिव सेक्टर्स, मतलब ऐसी कंपनियाँ जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में काम करती हैं जहाँ ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, माइट पॉसिबली शिफ्ट टू दोज कंट्रीज दैट हैव लेस स्ट्रिंगेंट GHG इमिशन पॉलिसीज़, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस नॉर्म्स मतलब रूल। तो जो कार्बन इंडस्ट्री इंटेंसिव सेक्टर्स में जो कंपनीज काम करती हैं शायद वो शिफ्ट हो जाएंगी उन कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, उनके एमिशन को लेके इतने सख्त रूल नहीं हैं, नॉर्म्स नहीं हैं। The CBAM is aimed at addressing this क्वैगमायर। क्वैगमायर का मीनिंग क्या होता है, इसका भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब दलदल, एक बहुत नाजुक स्थिति, एक बहुत सेंसिटिव मैटर। तो CBAM का क्या एम है कि वो इस चीज़ को, ये जो मतलब नाजुक स्थिति बनी है, क्वैगमायर बना हुआ है, इसको क्या करेगी, एड्रेस करेगी, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। उनका ये मकसद है ताकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बाहर शिफ्ट ना हो दूसरी कंट्रीज़ में, एंड दस लेवलिंग दी प्लेइंग फील्ड फॉर द यूरोपियन यूनियन इंडस्ट्रीज। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक जैसा जो है मैदान रखेगी, कंपटीशन रखेगी जो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं। अंडर द CBAM इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स नेमली सीमेंट, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन बिल have to bear the same economic cost borne by European Union producers under the ETS। तो CBAM के अंडर में क्या है, जो इंपोर्ट होता है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का, मतलब जो बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, वो उनको सेम कास्ट बेयर करनी पड़ेगी, मतलब उनके ऊपर भी सेम कॉस्ट लगेगी, सेम टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। दी सेम इकोनॉमिक कॉस्ट वोन बाई यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर, जितने यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगते हैं उनके ऊपर थोपे जाते हैं, उनके ऊपर लगते हैं, किसके अंडर में, ETS के अंदर में, जो उनका लॉ है। द प्राइस टू बी पेड बिल विल लिंक टू द वीकली एवरेज ऑफ द एमिशंस प्राइस अंडर द ETS। तो जितना अमाउंट उनको पे करना होगा, वो जितनी वीकली पूरे हफ्ते की एवरेज निकलेगी एमिशंस की, उसी हिसाब से उनको पे करना होगा अंडर द ETS। हाउ एवर वियर ए कार्बन प्राइस हैज़ बीन However, where a carbon price has been explicitly paid for the imported products in their country of origin, a reduction can be claimed। लेकिन उन कंट्रीज़ में जहाँ पे जो कार्बन प्राइस है वो एक्सप्लिसिटली, मतलब क्लियरली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियरली पेड किया जाता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए
उनकी खुद की कंट्री में, ठीक है, मतलब खुद की कंट्री पे वो पैसा पे करते हैं, कार्बन प्राइसिंग पे, मतलब कार्बन के ऊपर उनके ऊपर प्राइस लगाया जाता है। ये रिडक्शन कैन बी क्लेम्ड, वो इस चीज़ में रिडक्शन भी उनको मिल सकती है, रिडक्शन भी वो इस चीज़ में क्लेम कर सकते हैं कि आप हमारे ऊपर कम रोक लगाइए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हमारी जो कंट्री है वहाँ पे हम लोग, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के ऊपर जो है वो प्राइस पे करते हैं। अब WTO's कंसिस्टेंसी, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसी चीज़ पे काम करना। एक कॉर्नर स्टोन प्रिंसिपल ऑफ WTO लॉ इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कॉर्नर स्टोन का मतलब हो गया जो मेन हो, तो जो मेन या फिर इम्पॉर्टेंट, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है WTO का, लॉ का, वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होगा, किसी भी कंट्रीज़ के साथ। 10 कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड टू अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू लाइक प्रोडक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड टू ट्रीट फॉरेन मेड लाइक प्रोडक्ट्स एज दे ट्रीट डोमेस्टिक वन। तो कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड टू अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू लाइक प्रोडक्ट, मतलब अकॉर्ड का मतलब होता है कोई समझौता करना, ठीक है, कोई मतलब मेल खाना, मतलब मिलके जो है वो काम करना। तो जितनी भी कंट्रीज़ है ना उनको इक्वल ट्रीटमेंट होगा उनके जो भी सेम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री ऑफ रीजन, मतलब चाहे वो किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट होंगे तो मतलब उनको जो है ना वो सेम ट्रीटमेंट देना होगा, जितने भी सेम प्रोडक्ट होंगे उनके। और जितने भी फॉरेन मेड सेम प्रोडक्ट हैं, मतलब जैसे सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एल्युमिनियम, तो उनको भी जो है ना वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। वाइल दी CBAM डिज़ाइन is origin neutral in appearance, it in its application discriminate between goods from different countries on account of an inadequate carbon pricing policy। हालांकि जो CBAM का जो डिज़ाइन है ना वो क्या है, ओरिजिन न्यूट्रल है, मतलब वो न्यूट्रल है सभी कंट्रीज़ के लिए। इन अपीयरेंस मतलब देखने में वो सबको इक्वल लगता है। इट मे इन इट्स एप्लीकेशन मतलब जो उसके रूल हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं शायद, जो गुड्स जो है ना जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन अकाउंट ऑफ एन इनएडिक्वेट कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी और ड्यू टू ओनरस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स दैट इम्पोर्शन वुड बी सब्जेक्ट टू। तो क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, इनएडिक्वेट कमी है कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी की, या फिर ऑनरस का मतलब होता है हैवी, बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो इम्पोर्टर्स जो हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, वुड बी सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अफेक्ट, मतलब जहाँ जो इम्पोर्टर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है CBAM, ये क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेट करती हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे। उसके बाद क्या है, एक की कंसिडरेशन इन ऑल दिस मे बी वेदर दी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टू विच दी CBAM अप्लाइज आर लाइक, ठीक है। तो की कंसिडरेशन क्या है, मतलब देखने वाली बात क्या है, इन ऑल दिस, वो क्या है कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं जिनको CBAM जो है वो क्या करती है, एक ही कैटेगरी के मानती है, मतलब सेम मानती है। वाइल स्टील प्रोडक्शंस में बी अपेयर सिमिलर, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस प्रोड्यूस स्टील इज लेस कार्बन इंटेंसिव दैन द स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस फॉर इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो जो स्टील प्रोडक्ट होता है ना, मतलब स्टील की प्रोडक्शन हमें देखने में तो सिमिलर लगती है, लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फर्नेसेस से स्टील को प्रोड्यूस करोगे तो उसमें लेस कार्बन प्रोड्यूस होगा। अगर आप लोग ब्लास्ट फर्नेसेस से प्रोड्यूस करोगे तो उसमें ज़्यादा जो है वो कार्बन प्रोड्यूस होगा, लेकिन टैक्स तो सेम लगाएगी ना यूरोपियन यूनियन। तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट्स के बीच में क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बीइंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट लाइक द रूल्स ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड हैव लिटिल एप्लीकेशन इन सच ए केस। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक जैसे नहीं हैं, जो रूल्स हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, वुड हैव ए लिटिल एप्लीकेशन इन दिस केस, तो उसके ऊपर मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो एक जैसे नहीं हैं तो उनके ऊपर जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के रूल है ना, तो वुड हैव ए लिटिल एप्लीकेशन, उसके ऊपर मतलब ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली द डिबेट ऑन CBAM रीगनेट्स ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट। अगर हम लोग देखें तो जो ये डिबेट है ना CBAM के ऊपर, जो नया लॉ है, ये क्या कर रही है, री इग्नाइट कर रही है। री इग्नाइट का मतलब क्या होता है, दोबारा किसी चीज़ को जिंदा करना। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट थी, जो चर्चा थी इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सर्कल्स, मस्ट प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन मेथड्स बी रेलिवेंट फॉर कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स। क्या जो हमारे प्रोडक्शन मेथड हैं क्या वो सही हैं, रेलिवेंट हैं प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। ट्रेडिशनली द आंसर टू दिस दैट इन WTO's यूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन नो। लेकिन
अगर हम लोग मतलब ये जो जूरी की बात हो रही है, ये मतलब उनका जो लॉ है, उनका जो कानून है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे WTO के लाके से, तो ये क्या है, गलत है। एंड ऑन दैट अकाउंट एक कमेंटेटर्स हैव नोटेड, कमेंटेटर्स मतलब जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बारे में ये कहा है दी CBM वायलेट्स WTO लॉ, कि ये जो CBM है ये वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है WTO के लॉ का, फॉर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। जो यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स हैं, यूरोपियन यूनियन में आपको पता है ना लगभग 42-45 के करीब कंट्रीज आती हैं, तो उन कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कवर्ड बाय CBM के द्वारा, बेस्ड ऑन दी एम्बेडेड एमिशन। किसके बेसिस पे? जो एमिशन होता है उसके बेसिस पे। हाउएवर इफ़ द यूरोपियन यूनियन CBM इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, लेकिन अगर ये जो यूरोपियन यूनियन का CBM है, अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर ये पक्षपात कर रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में और अपनी कंट्रीज़ में, देयर कुड बी ए क्लेम फॉर जस्टिफाइंग इट्स अंडर द जनरल एक्सेप्शंस क्लॉज गिवन इन द आर्टिकल XX ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इसकी जस्टिफाइंग के लिए, ताकि सही हो, सही डिसीजन आए एक लॉ के अंदर जो GATT में दिया हुआ है, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बोलते हैं। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस, ट्रेड मतलब व्यापार। तो इसके थ्रू हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। अंडर इस आर्टिकल के अंदर में क्या है, मेजर्स टेकन बाय कंट्रीज दैट अदरवाइज वायलेट GATT ऑब्लिगेशंस आर परमिटेड इफ फर्स्ट दे फॉल अंडर वन ऑफ द लिस्टेड पॉलिसी ग्राउंड्स एंड सेकंड इफ दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज ऑफ आर्टिकल 10। तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी तरीका अपनाती है कंट्रीज़ जो वायलेट करता है GATT के ऑब्लिगेशंस को, मतलब रूल्स को, वो तभी परमिट होगा, मतलब तभी उसकी परमिशन मिलेगी अगर वो दे फॉल अंडर वन ऑफ द लिस्टेड पॉलिसीज़, अगर वो मतलब लिस्टेड पॉलिसीज़ में फॉल करते हैं जो कि बनाई गई हैं GATT के द्वारा। और सेकंड, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं किसको, जो रिक्वायरमेंट चाहिए आर्टिकल 10 में XX में जो दी हुई है, जिसको चेपॉ बोला जाता है, ठीक है। वन ऑफ द लिस्टेड पॉलिसी ग्राउंड्स इन द आर्टिकल 10 इज़ कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक रिक्वायरमेंट ये है जो लिस्ट की गई है XX में, कि कंजर्वेशन होना चाहिए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का, जो खत्म होने वाले हैं। एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो सकते हैं। CBAM वुड फॉल अंडर दिस कैटेगरी, CBAM भी जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। हाउएवर इट इज़ डाउटफुल इफ़ इट वुड जस्ट सेटिस्फाई दी चैपो। तो लेकिन ये डाउटफुल है कि क्या वो इस रूल को सेटिस्फाई करेगी। विच इंटर एलिया मतलब अब अमंग अदर थिंग्स, बाकी अगर हम लोग चीज़ों को छोड़ दें, requires that countries do not apply measures in a manner that results in arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, विच इंटर एलिया मतलब बाकी अमंग अदर थिंग्स, बाकी अगर हम लोग चीज़ों को छोड़ दें, तो कंट्री जो है ना वो डू नॉट अप्लाई मेजर्स, मतलब ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकती है, ऐसे रूल्स नहीं बना सकती है जो क्या करें, आर्बिट्ररी हो, मतलब मनमाना हो, अपनी मनमर्जी हो, और जो अनजस्टिफिएबल हो, मतलब जस्टिफाई ना हो, भेदभाव करें, डिस्क्रिमिनेशन करें बिटवीन कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पे सेम कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट मतलब प्रिवेल करती हैं। एज कमेंटेटर्स आर्ग्यू, मतलब जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, दी CBAM ओनली कंसीडर्स एक्सप्लिसिट कार्बन प्राइजेज, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब जो क्लियर कार्बन प्राइजेज हैं, और जो इम्प्लिसिट हैं मतलब जो क्लियर नहीं है, बोर्न बाय प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग इन सेंट्रल कंट्रीज, मतलब जो ओरिजिनेट होते हैं कुछ कंट्रीज़ में, तो उनको वो कंसीडर ही नहीं करती है। अकॉर्डिंगली इट आर्बिट्ररी और अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन कंट्रीज वेयर द सेम इन्वायरमेंट कंडीशन एग्जिस्ट। तो वो क्या करती है, अपनी मनमर्जी से आर्बिट्ररी अनजस्टिफिएबल तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे सेम इन्वायरमेंट कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। फाइनली CBAM इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इशू इन दी ऑनगोइंग इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड नेगोशिएशन। तो CBAM एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, मुद्दा है, जो ऑनगोइंग अभी ट्रेड चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, नेगोशिएशन चल रही हैं, समझौते चल रहे हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो उसमें भी एक मुद्दा बन जाएगा। इंडिया शुड वर्क विद द यूरोपियन यूनियन टू सिक्योर गेन्स ऑन CBAM। तो इंडिया को काम करना चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ, ताकि वो सिक्योर कर सके, बचा सके अपने फ़ायदों को CBAM से, एंड एंश्योर स्मूथ एंड ऑन बोर्डिंग फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ बायलैटरल डील। और एंश्योर करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके इस बायलैटरल डील का, इवन एज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए WTO चैलेंज रिमेन्स ओपन। लेकिन फिर भी जो WTO जो चैलेंज कर सकता है वो अभी भी पॉसिबिलिटी ओपन है कि ये मुद्दा जो है वो WTO में जा सकता है।
तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक बार आप मेरे से पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने पढ़ा है सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना। टेलीग्राम पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने हाईलाइट की होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, टर्म्स को मैंने कवर किया होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।